कहते हैं कि अंधेरों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सितारे हैं वो अंधेरे में ही चमकते हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ ट्राई सिटी के स्टार में अनिरुद्ध उनियाल जी बने हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पीजीआई में अपनी सेवाओं के साथ साथ जो जिस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला है वो लोगों को कहीं ना कहीं एक जीने की तरीका बताता है और जीने का ढंग बताता है। और स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपके नजरिए में ट्रू लीडरशिप क्या है? सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपका और आपकी पूरी टीम का देशभगत रेडियो का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा जी। और मुझे आपके उसमें सबसे अच्छी चीज जो लगती है आपका नाम बड़ा अच्छा है, दैट इज देशभगत। तो जो देश का भगत है, जो राष्ट्र का भगत है, वही देश में सच्चा हीरो है। आपने पूछा लीडरशिप के बारे में, मेरे हिसाब से लीडर वो है जो सबको साथ लेके चले, क्योंकि हम कई बार लीडरशिप के एग्जाम्पल देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आज के स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर कई बार लोग कहते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी जी को कहा जाता है कि इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप पॉलिटिकल उसमें जाएं तो आपको नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द दुनिया का बेस्ट लीडर जिनको माना जाता है। तो आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी बेस्ट लीडर्स हैं वो अपने आप को पीछे रख के अपनी टीम को ज्यादा आगे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, वो अपने आप को पीछे रख के अपने देश को आगे रखते हैं। हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, रेदर देन टॉकिंग अबाउट सम फ्यू पीपल। सेम गोज फॉर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जाएंगे, आप महेंद्र सिंह धोनी जी को देखिए। तो महेंद्र सिंह धोनी जी आपने देखा कितने सारे उन्होंने आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हैं और उसके बाद उन्होंने रेदर देन खुद आगे आने के लिए अपनी टीम को वो ट्रॉफी देते हैं। दैट इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। और अगर आज की करंट सिचुएशन में हम बात करें तो सबसे ट्रू लीडर्स हमारे देश के वीर जवान है, हमारे देश के वो वीर सैनिक हैं जिनके शौर्य और पराक्रम से आज हम सब सुरक्षित हैं, जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं इस भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए। तो सच्चे देशभगत तो हमारे देश के वीर जवान है। सर, एनबीएफ के बारे में और सब इंडिया के बारे में जरूर हमारे लिसनर्स को बताइए कि इनके पीछे का विजन क्या था। जी, नव्य भारत फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और देश के 13 राज्यों में अभी हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक बहुत ही सिंपल मंत्र है, दैट इज राष्ट्र सेवा परमो धर्म। कि मेरे भारत की कैसे सेवा हो सके, मेरे देश की कैसे सेवा हो सके, इसके लिए नव्य भारत फाउंडेशन कार्य कर रही है। इसी के अंतर्गत विभिन्न मिशन हमारे चलते हैं, जैसे मिशन चिरंजीवी भारत के अंतर्गत मेडिकल कैंप हो गया, फिजियोथेरेपी कैंप हो गया, जो देश के 13 राज्यों में निरंतर हम आयोजित करते जा रहे हैं। इसी के तहत हमारे 3 चैरिटेबल क्लिनिक चलते हैं, जो कि उत्तराखंड में जो क्लिनिक चलता है दैट इज प्योरली फ्री क्लिनिक चलता है। वहाँ हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं, जो कंसल्टेशन है पूरी तरीके से फ्री है। सेम हमारे उत्तराखंड में इसी के अंतर्गत एक लैब भी चलती है। उसमें भी हम बहुत ही चैरिटेबल रेट 50 to 70% डिस्काउंट में, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान सकते हैं कि 20 रुपए में वहाँ शुगर टेस्ट और जो बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो 20 रुपए में ऐसे ही वहाँ पे हो जाता है। ऐसी हमारी लैब्स, ऐसे हमारे क्लिनिक सेम पंजाब में, राजस्थान में, अन्य जगह चैरिटेबल क्लिनिक, चैरिटेबल लैब चलते हैं। ऐसे मिशन जीवन रेखा के अंतर्गत ब्लड डोनेशन हो गया, ऑर्गन डोनेशन हो गया, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। जैसे ऑर्गन डोनेशन में पूरे नॉर्थ इंडिया में सेंटर नहीं था स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमने उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट रह गया था जहां नहीं था, लेह लद्दाख में हो चुका था लेकिन उत्तराखंड रह गया था। तो उत्तराखंड के लिए हमने प्रयास किया कि उत्तराखंड में एक ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट का एक ऑर्गेनाइजेशन बन सके। सेम गोज फॉर मिशन अपर्णा शक्ति, जिसमें कई बार आपका भी हमें साथ दिया है, जिसके तहत हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो गया, दिव्यांगजन के लिए हम कार्य करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब कन्या पूजन करते हैं तो जो हमारी रीति रिवाज है उस हिसाब से हम कन्या पूजन करते हैं। मैं भी पूरे 9 दिन नवरात्र में व्रत रखते हैं, तो हमने उसमें एक नई चीज डालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे दिव्यांग लोग हो गए या जो हमारी महिलाएं होगी, हमारी बच्चियां होगी, उनको रेदर देन ऐसी चीज देने के जो कि उनके कम यूजफुल हो, उनको वो चीजें देते हैं जो उनके ज्यादा यूजफुल हो गए, जैसे सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर स्टेशनरी इक्विपमेंट्स हो गए गरीब बच्चों को। ऐसी चीजें नव्य भारत फाउंडेशन द्वारा, सेम सेमिनार्स हो गए, टॉक्स हो गई वुमेन हेल्थ पे, ये हम कार्य कर रहे हैं। मिशन मुक्ति बोध के तहत हम ड्रग डी एडिक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। ड्रग डी एडिक्शन के लिए बेसिकली हमने पंजाब में कई कार्य किए हैं, उत्तराखंड में हमने कई सारी रैलीज निकाली हैं इसके रिगार्डिंग, स्कूली छात्रों को साथ लेकर। अभी इस संडे को, लास्ट संडे एक कप कराया जो भी नशा मुक्ति को लेकर, टाइकोंडो कप था, जिसमें हमने यूथ को यही मोटिवेट किया कि वो कैसे नशा मुक्ति से दूर रह सके। सेम हरित भारत हो गया, हरित भारत गोज फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जब विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो नव्य भारत फाउंडेशन में उस टाइम एक पेड़ भारत माता के वीरों के नाम, क्योंकि ये साल हम कारगिल के शहीदों को समर्पित करके हम मना रहे हैं, तो हमने एक पेड़ भारत माता के वीरों के नाम करके हमने पूरे देश भर में पेड़ लगाने का अभियान चलाया है, जिसका हमने शुरुआत पीजीआई चंडीगढ़ से की थी और आज देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कैंट एरियाज में, उसमें आर्मी के कई सारे ऑफिसर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं,
और वो जो पेड़ जो हम लगाया वो किसी ना किसी वीर सैनिक के नाम लगता है, किसी ना किसी जो भारत माता के सच्चे सपूत हैं उनके नाम वो लगता है। सेम एक नया हमने इसमें शुरू किया है मिशन अपनू पहाड़। अपनू पहाड़ जैसा आपको पता है कैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, सेम हिमाचल से उत्तराखंड से पहाड़ी राज्यों से लोग दूर जा रहे हैं। उसके तहत हम इसमें और अभी हमें बहुत सारा काम करने को इसमें रहता है, लेकिन उनको जोड़ने की भी कोशिश उनको जोड़ने का भी एक प्रयास है। और साथ में यह है कि कैसे वो लोग वापस रिवर्स पलायन जिसको हम कहते हैं, उत्तराखंड में बहुत कॉमन वर्ड है रिवर्स पलायन। तो रिवर्स पलायन के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स। इसके लिए वी आर ट्राइंग विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट कि कैसे हम इन तीनों राज्यों में या जो बाकी पहाड़ी राज्य हैं कैसे लोग रिवर्स पलायन की तरफ जा सकें। सेम गोज फॉर पंजाब। आज हम पंजाब में भी देख रहे हैं कैसे लोग फॉरेन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा जो हमारा जो ब्रेन ड्रेन है वो ब्रेन ड्रेन ना हो, वो जो ब्रेन है वो इस राष्ट्र के काम आ सके। जो हमारा मूल मंत्र है दैट इज राष्ट्र सेवा परमो धर्म, इस राष्ट्र के काम आ सके, इस देश के काम आ सके, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। ओके सर, एनबीएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे आपको इम्पैक्टफुल कैंपेन आपकी कौन सी लगती है? वैसे तो सभी प्रभावशाली है, लेकिन कोई एक कैंपेन हमें जरूर बताइए। देखिए सबसे ज्यादा जिस पे भी हमारा काम चल रहा है वो तो चिरंजीवी भारत के तहत ज्यादा काम चल रहा है, क्योंकि निरंतर हर हफ्ते कोई ना कोई मेडिकल कैंप या फिजियोथेरेपी कैंप या लैब के रिलेटेड कैंप्स हो गए, ये निरंतर किसी न किसी के साथ मिलकर चलता रहता है। लेकिन जो 2 इवेंट हैं, जो हमारे 2 फाउंडेशन डे हुए थे पिछले 2 सालों में, हमने ट्राई किया कि हम रेदर देन रील वाले हीरो को, रियल लाइफ हीरोज को हम सामने ला सकें। जैसे कि फर्स्ट ईयर जो हमने किया वो नव्य भारत मंथन के नाम से पीजीआई चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। नॉर्मली क्या होता है पीजीआई चंडीगढ़ में मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती है, लेकिन हमने रेदर देन मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हमने थीम रखी राइजिंग भारत आवर नेशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। इस थीम पर हमने कार्यक्रम किया, जिसके अंतर्गत उसमें उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी हो गए, भारत के परमवीर योद्धा कैप्टन परमवीर गुरविंदर यादव जी हो गए जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित हैं, जो कि इंडिया हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ऐसे लोगों को हमने, ऐसे आईएएस आईपीएस आईआरएस लोगों को इन्वाइट किया, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं आसपास पंजाब यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनको उनके द्वारा संबोधित कराया गया डिफरेंट टॉपिक, जैसे साइबर क्राइम। आज लोग साइबर क्राइम की बात आज कर रहे हैं, उसके लिए नव्य भारत फाउंडेशन ने 2023 में एक डीजीपी रैंक के ऑफिसर से हमने उसमें टॉक रखवाई थी। जो लोग आज साइबर 2023 में कोई सोचता भी नहीं था कि साइबर अपराध इतना ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं था, जो पिछले 1-2 साल में तो 2023 में हमने एक डीजीपी रैंक के ऑफिसर से उस पर टॉक रखवाई थी। सेम जैसे इस साल जब हमारा फाउंडेशन डे था, तो रेदर देन हमने उसको वो करने के लिए हमने उसको कारगिल की जयंती को समर्पित करके एक रिलीजियस इवेंट और साथ में देशभक्ति का इवेंट, कारगिल की 25वीं जयंती को समर्पित करके हमने कार्यक्रम किया, जिसमें शहीद भगत सिंह जी का परिवार हो गया, ब्रिगेडियर चांदपुरी जी, हम सबने बॉर्डर मूवी देखी है लौंगेवाला वाली, तो उसमें जो ब्रिगेडियर चांदपुरी जी हैं उनकी पूरी फैमिली के लोग उस कार्यक्रम में आए थे। अन्य ऐसे कई भारत के कई परमवीर योद्धा, कई महावीर चक्र, कई सेना मेडल से सम्मानित हमने कार्यक्रम किया। और रेदर देन उसको कमर्शियलाइज करने के हमने जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर नारियां हैं जिन्होंने अपने पति का या अपने पुत्र का बलिदान दिया देश के लिए, हमने उनके हाथों वो कार्यक्रम कराया, उनके हाथों पूजा हुई, उनके हाथों जो अन्य जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, उनके द्वारा पूरी कराई, कि जो हमारे देश का जो रियल लाइफ हीरो है वो हमारे देश का सैनिक है, हमारे देश का वीर जवान है, रेदर देन रियल लाइफ हीरोज। क्या बात है सर, की बातें काफी दिलचस्प हैं। अनिल जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, गाँव में और शहरों में किस तरह का आप डिफरेंस देखते हैं जब आप फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं देते हैं? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे 3 चैरिटेबल क्लिनिक चलते हैं उनमें से जो हमने 2 खोले हैं, दोनों ऐसे एरियाज में खोले हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। एक जो देहरादून में है वो भी बहुत ही रूरल इलाके में हमने खोला हुआ है, और जो राजस्थान वाला क्लिनिक है वो भी बिल्कुल, आप मतलब अगर कभी आप चलेंगे हमारे साथ राजस्थान वाले इलाके में तो आप बोले सर आप यहाँ क्यों क्लिनिक खोल रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी जगह है राजस्थान में, पूरी झुग्गी झोपड़ी से बीच से जाके वो क्लिनिक हमने खोला है। लेकिन मोटिव वही है, मोटिव ये है कि जो एक एक्सरसाइज द न्यू मॉडर्न मेडिसिन बनके हम सबके बीच में आ जाइए। पहले लोग एक जमाने में हम आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, जो कि नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन ऑन दिस प्लेनेट है। एक टाइम बाद हमने एलोपैथी को फॉलो किया, लेकिन जिस तरह से आज हमारा लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, डे बाय डे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज एक न्यू मॉडर्न मेडिसिन बनके हमारे समाज में एक उभरी है। कई सारी बीमारियों को हम थ्रू एक्सरसाइज ठीक कर सकते हैं। इसी के तहत हमने ऐसी जगह पे, और जब आपने बात करी कि गाँव में और शहरों में क्या अंतर होता है, शहरों में लोग अवेयर हैं इस चीज को लेकर, शहरों में लोगों को ज्यादा पता है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है, लेकिन गांव में लोगों को कम पता है। गांव में अगर आप कैंप लाने जाओगे तो लोग बोलेंगे आप ये छोड़ो, मुझे दवाई बता दो। लेकिन वही हमारा मोटिव है कि लोगों को अवेयर करना। ऐसा नहीं कि दवाई खाने के फायदे नहीं, दवाई के अपने फायदे हैं, लेकिन कई जगह विदाउट, जब हम जहाँ दवाई की जरूरत नहीं है और विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मैंने बोला ना द न्यू मॉडर्न मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के अगर वो चीज, उसी चीज को अगर हम ठीक कर सकते हैं तो फिर दवाई खाने की जरूरत क्या है।
क्या बात है। और सर क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं जब आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को कंसल्ट करना, कन्विंस करना, क्योंकि पेशेंट को लगता है कि कहीं अपने उसमें तो, क्योंकि आजकल आपने देखा है किस प्रकार से डॉक्टर्स का नाम बहुत खराब है। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो हमने वहीं पे खत्म कर दी कि हमारा तो जी फ्री क्लिनिक है। तो नॉर्मली किस चीज का आरोप आपको पहले लगेगा कि ये पैसे खाएंगे, पैसे तो हमारी फीस ही नहीं है, तो वहीं पे वो बात जीरो हो गई। दूसरा जो बात है कि पेशेंट को अवेयर करना, अवेयर किसके लिए करना कि उसकी हेल्थ अच्छी हो सके, वो स्वस्थ रह सके, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम कर पाएगा। मान लीजिए मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप कैसे यहाँ पे वर्क कर पाएंगे, कैसे काम कर पाएंगे? तो लोग हेल्दी रह सके, वही हमने बताया ना, मिशन चिरंजीवी भारत, मेरा देश चिरंजीवी रह सके, कई सालों तक जी सके, उसके लिए लोग हेल्दी रहें, इसके तहत हम कार्य कर। सबसे मेन चैलेंजेस होता है पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट को अवेयर करना, पेशेंट को बताना कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये चीज विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग ठीक हो सकती है। दैट इज व्हाट इज द मेन चैलेंज वी फेस्ड। ओके, अनिरुद्ध जी, यूथ के लिए आप स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जब आप यूथ की बात करते हैं, यूथ को हिंदी में कहते हैं युवा। युवा का उल्टा होता है वायु। वायु इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आज के देश के युवाओं में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम रियल लाइफ हीरोज को फॉलो कर रहे हैं। हमारा अटेंशन टाइम आप देखिए इतना कम हो गया है कि हम 1.5 मिनट की रील से हम बोर हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इज द मेन कॉज कि हम, अगर वही युवा समाज के लिए, देश के लिए बाहर आएगा, क्योंकि देखिए इस देश में जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह जी का जीवन देख लीजिए, 22-23 साल का युवा जिसने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप कैप्टन विक्रम बत्रा जी का जीवन देखिए, जो कि परमवीर चक्र हैं, जो कहते थे दिल मांगे मोर, कारगिल के युद्ध में, अन्य कई अब्दुल हमीद जी हो गए जिन्हें 1965 के युद्ध, अन्य मतलब कई ऐसे भारत माँ के ऐसे कई सारे लाल हैं जिन्होंने युवा अवस्था में इस देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। तो हमें देखना होगा, सबसे पहले हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि हम रियल लाइफ हीरोज को समाज के सामने लाएं, रेदर देन रियल लाइफ हीरोज या फिल्म लाइफ। मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पीजीआई में स्टूडेंट बॉडी का प्रेसिडेंट था, तो हमारे यहाँ क्या होता था, हर बार कोई ना कोई स्टार बुलाया जाता था। हमने क्या किया, अपने टाइम पे हमने किसी स्टार को नहीं बुलाया। सर, इसके पीछे क्या थ्योरी होती थी कि हमेशा स्टार को ही बुलाना है? मतलब हर बार स्टार आता था। नॉर्मली यूथ का फेस्ट है, तो यूथ के फेस्ट में जैसे पीयू में होता है, सेम पीजीआई में कोई ना कोई स्टार आता था। तो हमने रेदर देन स्टार बुलाने के, किसी स्टार को बुलाने के, हमने रियल लाइफ सुपर स्टार्स को बुलाया। दैट इज हमारे जो आर्मी के हीरोज हो गए, परमवीर चक्रा हो गए, कई सारे महावीर चक्रा, सेना मेडल, वीर सेना मेडल, अन्य जो मेडल होते हैं, वीर चक्रा, कीर्ति चक्रा, विशेष सेवा मेडल, इन सैनिकों को हमने बुलाया। और हमने उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रखा हमारे देश के रक्षा राज्य मंत्री जी को। उनको एज अ चीफ गेस्ट बुला के वो कार्यक्रम ने किया और उनको राष्ट्रीय शौर्य सम्मान से उनको सम्मानित किया। उसके बाद कल्चरल इवेंट भी हुआ, फॉलोड बाय कल्चरल इवेंट भी हुआ। लेकिन मेन मोटिव ये था कि लोग रियल लाइफ हीरोज को देखें, जो हमारे देश के रियल लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया जो हमने उत्तराखंड में इवेंट किया, भगत सिंह जी के परिवार को बुलाने का मकसद यही था कि पंजाब का युवा ये बात समझे कि इस देश, पंजाब का आदर्श शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्रों का बलिदान किया इस भारत माता की रक्षा के लिए। तो ये हमारे रियल आदर्श हैं। अब आज हमारे यहाँ मेंटल टेंशन क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि ये तो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम सबको पता है, जो हम एक्सरसाइज, मान लीजिए आप भी अगर 30 मिनट सुखना लेक पर चलेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को फील गुड कराते हैं, जिनको फील गुड हार्मोन्स कहते हैं या हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, जो मेहनत हम इंस्टाग्राम के रील्स पे कर रहे हैं, वो मेहनत अगर हम ग्राउंड पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक मेंटल जो डिजीजेज है, अब देखिए कैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आजकल लड़कियों में पीसीओएस की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन हमने देखा है पिछले 1-2 साल में पीजीआई में इस चीज के ऊपर रिसर्च करके कि कैसे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, कहीं ना कहीं आपकी गर्दन दर्द होता है, वो भी आपको मेंटली बहुत ज्यादा डिसहार्म करता है। तो इन चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं, तो बॉडी को अच्छा लगता है। आप भी अभी 30 मिनट चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो दैट इज व्हाट इज द मेन मोटिव। और साथ में हम हमारे जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनको फॉलो करें, रेदर देन रियल लाइफ हीरोज को फॉलो करने के। उनकी जीवनी देखें, उनकी जीवनी पढ़ें, उनके बारे में अंडरस्टैंड करें कि कैसे उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया। उस मोटिव को लेकर, उस टारगेट को लेकर अगर हम आगे बढ़े तो हम कुछ अच्छा कर पाए। बिल्कुल, आपको जब भी किसी इवेंट में देखते हैं, कभी कोई ओकेजन आता है, तो आपके इवेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं और आपको जब इस तरह से देखते हैं तो काफी बढ़िया भी लगता है। सर, आप अपनी इस जर्नी को कैसे देखते हैं, इस पूरी कंप्लीट जर्नी को? देखिए, जो इवेंट्स तैयार होते हैं इसके पीछे मैं, आई एम जस्ट फेस जो सामने रहता है, जैसे बोला ना, लेकिन जो उसके पीछे जो पूरी टीम है, जो नवे भारत फाउंडेशन की, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी की जो पूरी टीम है, वो दिन रात उसके पीछे मेहनत करती है, उसके पीछे अपने खून पसीना। और ये भी देखिए युवा लोग हैं, कोई इसमें कोई 100 साल का आदमी नहीं है, सारे 20, 25, 30 साल के हमारे छात्र हैं जो पीयू, सीयू, अन्य यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड के, देश के अन्य
यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाला छात्र है, उस छात्र को हमें दिशा दे रहे हैं कि वही समय जो वो अन्य चीजों में वेस्ट करता है, उसी टाइम को वो समाज के लिए, देश के लिए। मैं अपनी मीटिंगों में कई बार ये बात कहता हूँ कि आए, खाए, पिए और सो गए तो जानवर भी करता है। अगर हमें भगवान ने मानव तन दिया, मनुष्य तन दिया, तो इसलिए दिया कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। That is what make us different from animals. That's why we are human being. We human being is a social animal. हमें social animal बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाए। तो उसी के लिए यूथ काम करता है, उसी के लिए यूथ मेहनत करता है। इसमें जो आपने चैलेंजेस बोला, कई सारे चैलेंजेस कई बार आते हैं, कई बार जगह को लेकर चैलेंज। देखिए, आप सड़क पे चल रहे हैं तो कई सारे स्पीड ब्रेकर तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर उस स्पीड ब्रेकर को अगर हम वहीं पर रुक जाएंगे तो गाड़ी मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। मैं आपके यहाँ भी आ रहा था तो कई सारी रेड लाइट्स थी, कई सारे स्पीड ब्रेकर थे, लेकिन उनमें अगर हम रुक जाते तो आप तक नहीं पहुंच पाते, आपसे रूबरू नहीं हो पाते। तो इसीलिए उनको पार करके जीवन में हमें आगे बढ़ना होता है ना। एक 12th फेल मूवी में एक बहुत अच्छा एक वो कहते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो श्रद्धेय वाजपेयी जी की लाइन है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। या तो व्यक्ति जीतता है सिचुएशन से या सीखता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लूज, either you will win or you will learn। तो हमेशा हम कुछ ना कुछ या तो जीतते हैं या कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी मनसा को आगे रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अनिरुद्ध जी की लाइफ में आइडल कौन है? देखिए, इस देश के युवाओं का सबसे बड़ा आइडल, इस देश के मैंने बताया शहीद आजम भगत सिंह जी हो गए, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ऐसे कई। सबसे बड़ा आइडल तो हमारे कृष्ण भगवान है। देखिए कैसे धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कैसे युद्ध लड़ा। अन्य कई एग्जाम्पल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो गए, जो देश में 18-18 घंटे काम करते हैं इस देश की आगे बढ़ाने के लिए। मोदी जी कहते हैं इंडिया एट द रेट 2047 में हमें भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस देश का युवा जब जुड़ता है, इंडिया इज द दुनिया की, वी आर द यंगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लेनेट। तो जो यंगेस्ट डेमोक्रेसी, अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब हम जुड़ के काम करते हैं, तो मुझे लगता है 2047 से पहले ही हम भारत को विश्व गुरु बनाकर, इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर 2030 के अराउंड हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। और नाउ भी हम 4th हैं, 3rd हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो इस देश की युवा शक्ति अगर इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जुड़कर हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो जरूर भारत पुनः विश्व गुरु के गौरवान्वित पद पर स्थापित होगा। बिल्कुल, आपसे बातें करके काफी अच्छा लगा और ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ लाइफ में हमें करना है। काफी प्रभावशाली बातें हैं सर। इन दी एंड आप ट्राई सिटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ट्राई सिटी के लोगों के अंदर बहुत सामर्थ्य है, बहुत पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को हमने यूज करना है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। क्योंकि देखिए, ट्राई सिटी इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ दिस नॉर्थ इंडिया। इस नॉर्थ इंडिया का एक बहुत सेंटर पॉइंट है। हमें देखना होगा कि इस सेंटर पॉइंट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे देश के लिए। कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो गए, हेल्थ केयर रिफॉर्म। देखिए, भारत का सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ यहाँ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज। सड़कों के लिए देखिए, चंडीगढ़ एक आइडल माना जाता है पूरे देश में। तो जो आइडियाज, जो आइडलशिप जो ट्राई सिटी ने देश को दी है, इसको हमें और आगे ले जाना। वी शुड नॉट स्टक टू दैट। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बेस्ट। उससे भी अच्छा कुछ ना कुछ हम और कर सकें। उसके लिए ट्राई सिटी के यूथ को सोचना चाहिए कि कैसे हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे मेरा बेस्ट हो चुका है, तो वहीं पे उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। अगर आपको लगे कि हाँ मैं बेस्ट कर चुका हूँ, इसके आगे मेरा कुछ नहीं है, तो उस दिन मेरा इस देश के लिए, समाज के लिए जो यूजफुलनेस है वो खत्म हो जाएगा। तो हम उसमें और कैसे अच्छा कर सकें, और कैसे उसमें और चीजें, जैसे धीरे धीरे ट्राई सिटी में पार्किंग की समस्या हम देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो कैसे पार्किंग की समस्या को हम सही कर सकते हैं, कैसे अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई, स्मार्ट पार्किंग हो गई, इन चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले हमारे देश में टोल की एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, तो कैसे हमने उसको निजात पाया फास्टैग करके। तो इसलिए कोई भी समस्या मनुष्य के आत्मबल से, मनुष्य की इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती। अगर हम उस पर सोचेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो मुझे लगता है ट्राई सिटी का युवा जो है इस देश को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम योगदान निभा सकता है। क्या बात है। आई होप आपकी ये सारी बातें जिस तरह से प्रभाव डालती है लोगों पर, और भी डालेंगी। हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद।